हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 का लेके आए, जो विषय गणित है और किस कक्षा के लिए, कक्षा 10वीं के लिए। और इसका सेट क्या है, सेट ए। देख सकते हैं आपको सेट है जो आपको स्कूल में सॉल्व करने के लिए आए गए हैं। और यही पेपर आपकी यानी कि मेन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके सही विकल्प देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्या ए और बी इस प्रकार हैं कि a गुणित बी बराबर 64 और एचसीएफ ए बी बराबर 16 है, तो एलसीएम ए बी क्या होगा। तो इसका एलसीएम ए बी फाइंड करना है। तो इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, आप इसमें सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर ए गुणित बी। तो आपका ए बी कितना है, 64 है, और एचसीएफ कितना है, 16। 16 का भाग 64 में दी कितने बार गया, 4 बार। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का 4। फिर देखिए सेकंड, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सी बटे ए। फिर नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तीसरे नंबर के प्रश्न पे, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो रेखिक समीकरण युग्म a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2 x धन b2 y धन c2 बराबर 0 का क्या होगा। एक अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत अनेक हल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनंत अनेक हल, क्योंकि इसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, इसलिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, अनंत अनेक हल का। नेक्स्ट इसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। चौथे नंबर प्रश्न में श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है, कौन सा पद 54 है। तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा पद 54 आएगा। तो इसमें आप कौन सा फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला लग जाएगा आपका an बराबर a धन n माइनस 1 गुणित d। इसमें आपका क्या दिया है, कौन सा पद 54 है। तो an का मान कितना है, 54 है। an का मान कितना है, यहाँ पे देखिए आप 54। a का मान कितना दिया है, क्योंकि आपकी ये श्रेणी है 6, 12, 18 और कौन सा पद कह रहा है, कौन सा पद 54 है। तो आप 54 ही हो गया। ए का मान कितना हो गया, 6 धन एन का मान नहीं मालूम, ऋण 1, डी का मान कितना है, 12 में से 6 घटाएंगे तो डी ऐसा और अंतर आ जाएगा 6। अब ये हो गया 54, ये धन 6 का पक्षांतर किए, ऋण 6 बराबर यहाँ क्या बचेगा, एन ऋण 1 गुणित 6। 54 में से 6 घटाए तो कितना आ गया, 48 बराबर, और ये गुणा में तो काय में आ जाएगा इधर भाग में 6। तो यहाँ क्या बचेगा, एन ऋण 1। 6 का भाग 48 में कितने बार गया, 8 बार गया, बराबर एन ऋण 1 या 8 ऋण 1 का पक्षांतर किया तो क्या हो गया, ये धन 1 बराबर एन, या 8 में 1 जोड़े तो कितना हो गया, 9। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 9। तो कौन सा पद आ जाएगा, 9वां पद। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी नंबर का 9वां पद। इसी के बाद तरबूज एबीसी में AB बराबर 6 करनी 3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B का मान होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कोण B का मान, सी नंबर का आंसर 90 अंश। इसके बाद दो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 के बीच की दूरी है। तो आपको इसके बीच की दूरी बताना है। तो इसका सूत्र सही है, क्या है, ए बी बराबर करने के अंदर x वर्ग ऋण x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। इसके बाद आपको रिक्त स्थान भरिए कहा है। प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या। फिर अगला है द्विघात समीकरण के व्युत्कीकरण का सूत्र है। व्युत्कीकरण का सूत्र क्या है, d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। फिर तीसरा क्या कह रहा है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n हो, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो आप यहाँ पे nवां पद क्या है आपका, तो इसमें n का मान 1 रख दीजिए, तो 2 एकम 2 और 3 5, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका 5। नेक्स्ट देखिए, दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है, समरूप होता है। फिर अगला प्रश्न है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु की मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितने अंश हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ क्या बताया उसने, ये एक मीनार है, देखिए यहाँ पे ये हमारी क्या है, मीनार है। इसकी दूरी कितनी ऊंची है, 3 मीटर, और ये उसकी छाया भी क्या है, 3 मीटर ये है। और ये आपको ये उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो 3/3 बराबर लंब बटे आधार मीन्स होता है tan थीटा। तो 3 एकम 3, तो 1 बराबर tan थीटा। तो यहाँ पे tan में एक किसका मान होता है, tan 45 का मान, tan 45 का मान होता है बराबर tan थीटा।
तो 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस प्रकार से थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 अंश। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45 अंश। 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन 45 अंश होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 कंप्लीट नहीं हुआ, इसका 6 नंबर रह गया था। इसमें क्या दिया देखिए, 6 नंबर में वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रक्षेप करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं। तो आपको बता दें कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रक्षेप करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। इसके बाद आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान करेंगे तो 1 धन काटवर्ग थीटा, 1 धन काटवर्ग थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक वर्ग थीटा। 1 धन काटवर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक वर्ग थीटा। तो आप किसको, पहले को इससे मिला देंगे एफ से, पहले का आंसर हो गया। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos कॉस थीटा, तो ए नंबर का जाएगा। इसके बाद साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान क्या होता है 1, तो इसका ई नंबर आ जाएगा। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, तो 2πr कहाँ पे, सी नंबर पे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr का वर्ग, तो इसको πr वर्ग से मिला दीजिए। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो इसमें 0 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप सही जोड़ी मिलान कर दिए। 4 देखिए, प्रश्न 4 क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के व्यक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। यदि द्विघात समीकरण के व्यक्तिकर का मान क्या है आपका, धनात्मक है, तो उस टाइम पे उसकी जो प्रकृति होती है वास्तविक और असमान होती है। कैसी होती है, वास्तविक और असमान। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा कितने बिंदुओं पर, 1 बिंदु पर स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी के निर्देशांक लिखिए। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बताएं, ये 1 और 4 जो है आपका x1 और y1 है, और x2 और y2 तीनों 2 हो गए। यहाँ पे आप x के बराबर क्या हो गया, सूत्र x1 धन x2/2। इसमें मान रख दीजिए, x1 का मान क्या हो गया 1, x2 का मान 3, 1 में 3 जोड़े 4, 4 भागी 2, 2 का भागी 2 आ गया। इसी प्रकार y1 y2 से निकाले, यहाँ कितना है आपका, y1 का मान 4 धन 2 बटे 2, 4 में 2 जोड़े कितना हो गया 6, 6 में 2 का भागी 3, तो 2 और 3 आ जाएगा, इसका आंसर 2 और 3। फिर इसके बाद कह रहा है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, देखिए इसका सूत्र होगा 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक क्या होगा। जो सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक होता है, और यहाँ पे 7 सबसे अधिक बार आया तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 7। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद सत्यासत्य देखिए, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। सत्य असत्य, ये असत्य आएगा, वह y अक्ष पर स्थित होगा तब सत्य होगा, और ये x अक्ष पर इसलिए असत्य। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के व्यक्तिकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के व्यक्तिकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे, बिल्कुल सत्य है ये। फिर उसका नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या आ जाएगा, तीसरा, श्रेणी 2 ऋण 2 2 ऋण 2, क्या ये समानांतर श्रेणी है, चेक कर लेते हैं, इसका सौरांतर निकाल के देखते हैं। इस सौरांतर क्या आ जाएगा, 2 ऋण 2 में से 2 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा ऋण 4, इसका सौरांतर आया। फिर 2 में से ऋण 2 को घटाएंगे तो 2 ऋण का क्या हो गया धन 2, तो क्या आ जाएगा धन 4। तो सौरांतर समान नहीं है, इसलिए समानांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए असत्य होगा। फिर चौथा देखिए, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अनोन कोण बनाती है। सत्य क्या सत्य, ये असत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अनोन कोण नहीं बनाती। कौन से कोण बनाती है, उन्नयन कोण। नेक्स्ट, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है, बिल्कुल सत्य है। फिर अगला, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल सत्य है, 1 से अधिक नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता 1 ही हो सकती है। संभव परिणाम क्या होते हैं 1। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य कंप्लीट है। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। और इसके अर्थों में भी एक प्रश्न दिया है, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके 2 प्रश्न 2 अंक में से, तो आपको जो प्रश्न बने वो करके देख लीजिएगा, पेपर में उस प्रश्न को हल कीजिएगा। यहाँ 2 प्रश्न दिए, चलिए हम प्रश्न 6 का प्रश्न समझा रहे हैं। तो प्रश्न क्या था, चलिए पहले देख लेते हैं प्रश्न को, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1 भाज्य संख्या क्यों है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, हल लिख दिया आपने क्वेश्चन में। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, यहाँ ये लिख देंगे, यहाँ लिखे हमने, ये आप इसको ले लीजिए, 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13
अब इसको हल करेंगे तो इसके बराबर, अब देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 है, तो 13 क्या ले लेंगे कॉमन, ये 13 कॉमन लिए। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, ब्रैकेट लग जाएगा। क्या बचा 7 गुणित 11, क्या बच गया यहाँ पे 7 गुणित 11, और ये धन, ये 13 आपको क्या हो गया कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे बराबर नीचे बराबर 13 गुणित 7 का 11 में गुणा की 11 7 77 धन 1, 13 गुणित 77 में 1 जोड़े तो क्या हो गया 78, 77 में 1 जोड़े तो क्या हो गया 78। फिर देखिए यहाँ पे आप ये 13 है, 78 गुणनखंड तोड़ लीजिए, क्या टूटेंगे 2 गुणित 3 गुणित 13, 3 दूनी 6, 6 3 18 की 8 हासिल का 1, और 6 कम 6 और 1 7 78 गुणनखंड टूट गए। तो चूंकि यहाँ पे 2 3 और 13, ये 2 3 और 13 क्या है अभाज्य संख्या है, अतः अंगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। अतः ये क्या हो जाएगा, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या लिख देंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। अब इसको भी हल करके देखेंगे, किसको 7 गुणित 6 गुणित कितना है 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1, और यहाँ पे धन क्या छूट गया था हमारा धन 5, यहाँ पे धन 5 भी आएगा, धन 5। अब देखिए इसमें भी क्या कॉमन निकल जाएगा, क्या कॉमन होगा इसमें, देखो ध्यान दो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 5 कॉमन ले ली हमने, ये हमारा 5 कॉमन हुआ। कोष्टक में क्या बचा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1, और धन 5 कॉमन हुआ, तो यहाँ क्या बच गया धन 1, कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 गुणित, अब इनका गुणा कर देते हैं, 7 का 6 में गुणा की 7 6 42, 42 का किस में गुणा कर देंगे 42 का 4 में गुणा कीजिए, यहाँ पे रब कार्य के रूप में लिख कर देते हैं हम, रब कार्य देखो 7 का 6 में गुणा की 7 6 42, और ये 4 का 2 में गुणा की 4 दूनी 8। अब 42 का 8 में गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 8 चौके 32 और 1 33, 336 आ गया, ये कितना आ गया यहाँ पे 336, यहाँ लिख देंगे 336। फिर धन 1 बचा हुआ है, धन 1, फिर बराबर 5 गुणित 336 में 1 जोड़े तो क्या होगा 337। तो अब देखिए ये 5 गुणित 337 आ गया, तो ये भी क्या है 5 और 337 आपकी क्या है, ये 5 और 337 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे अतः अंगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार यह एक भाज्य संख्या है। ये दोनों अभाज्य संख्या, तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के अनुसार ये क्या कहलाएंगे एक भाज्य संख्या, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह एक क्या है भाज्य संख्या है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 6 का कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसमें अथवा वाला प्रश्न दिया है, इसका अथवा वाला प्रश्न को देखते हैं हम। अथवा का प्रश्न क्या है, देखिए आप अथवा प्रश्न को पढ़ लेते हैं हम। क्या दिया है, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो किसके 5005 के हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं इसको हल करके हम। यहाँ से आ जाएगा आपका कौन सा प्रश्न है, अथवा वाला, और इसको हम छठवें का हल। कौन सा प्रश्न, अथवा, किसका निकालना है आपको 5005, इसके क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 5005 के। अब किस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, 2 का जाएगा क्या, नहीं, 3 का नहीं, किसका जाएगा सीधे 5 का, किसका भाग जाएगा इसमें 5 का। चलो 5 का भाग देते हैं हम, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5। अब 5 का जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यदि इकाई के अंक में 0 और 5 है तो 5 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें सीधा जाएगा 7 का। अब 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, 10 में 7 घटाए कितना बचा 3, उतारे 0, 7 चौके 28, कितने बार गया 4 बार, बच गया कितना 2, उतारे कितना हो गया 21, 7 21, 143 बार गया। फिर अब किसका जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, अब 11 का जाएगा, 11 एकम 11, बच गया कितने 3, 11 तिया 33, अब 11 का नहीं, सीधे किसका जाएगा 13 का, 13 एकम 13। तो इस प्रकार से ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल गए। क्या निकालने को कहा था, 5005 के अभाज्य गुणनफल निकालने को कहा था। तो 5005 के गुणनफल क्या होंगे, देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या टूटे इसके, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, ये हमारा आंसर आ गया। 2 अंक का क्वेश्चन है। तो आपका प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 आता है। कौन सा देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या है, चलिए बताते हैं आपको। प्रश्न नंबर 7 क्या है, संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और किस विधि का उपयोग करना है इसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि का ही से एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7 को कैसे हल करना है। प्रश्न 7 में क्या दिया है, किसका 6, 72 और
120 कौन सी विधि कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख लेंगे? ये निकाल लिए। 6 के अभाज्य गुणनखंड किसका जाएगा? 2, 2 तिया 6, फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3। इसके बाद किसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे? 72 के। इकाई के स्थान पे 2 है तो 2 का चले जाएगा, 2 तिया 6 बच गया 1, 2 छिंग 12, फिर 2 का जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का जाएगा 2 नम 18, फिर 2 का भाग जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा? 3 का, 73 का 9, 3 एकम 3। ये 72 के अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब किसके 120 के निकालेंगे? इसका जाएगा 2 का, 2 छिंग 12, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 का भाग जाएगा कितने बार गया? 30 बार, फिर 2 का भाग दी कितने बार गया? 15 बार, फिर 2 का भाग जाएगा कि नहीं, अब किसका जाएगा? 3 का, 3 5 15, फिर 5 का आएगा 5 एकम 5। अब देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या टूटे? वह लिख दीजिए। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या? 6 बराबर 2 गुणित 3 बराबर 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 1। फिर 72 के क्या टूटे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 गुणित 3, सॉरी 3 गुणित 3, ठीक है। ये 72 के हो गए। अब 2 की घात कितनी होगी? 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2। अब इसके बाद किसके 120 के गुणनखंड क्या टूटे? 120 के हो गए आपके 2 गुणित 2 गुणित 2 कितने बार है? 3 बार, 3 बार गुणित 3 की घात 3 गुणित 5। अब 2 की घात कितनी हो गई यहाँ पे? 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम। किसका एलसीएम कह रहा है? एलसीएम, किसका एलसीएम निकालना है हमें? 6, 72, 120, इसका हमें निकालना है एलसीएम। बराबर क्या हो जाएगा? देखो 2 की घात 3, 2 की घात 3 जो समान आए, गुणित 3 की घात 2, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 1। अब 2 की घात 3 कितना हो गया? 8, 3 का वर्ग कितना हुआ? 9, 5 की घात 1 क्या हो गया? 5। अब क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 9 का 8 में गुणा की 9 8 72 गुणित 5, 5 दून 10 की शून्य हासिल की 1, 5 7 35 और 1 36, 360। कितना आ गया? ये आपका 360। 360 क्या आ गया आपका? एलसीएम। किसका एलसीएम आ गया? अतः यहाँ लिख देंगे, अतः 6, 72 और क्या है आपका? 120 का एलसीएम 360 है। एलसीएम बराबर 360 है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। अब इसी का एक 8वें प्रश्न भी कहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये थोड़ा सा प्रश्न आपका देख सकते हैं, ये प्रश्न को आपके बुक में भी दिया हुआ है, बुक के आपके कहाँ पे दिया हुआ है आप इसको बता सकते हैं। इसको हल करना, एक्चुअली इसको हल करने के लिए आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा, इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को हम बाद में समझा देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न 8, प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है? द्विघात बहुपद ax वर्ग ऋण 2x। अब आपका प्रश्न नंबर कौन सा करेंगे? 8। द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके क्या ज्ञात करने को कहा है? शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा है आपको। अब इसके शून्यक आप कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत सरल प्रश्न है, ये पेपर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं उसके शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे हम। प्रश्न नंबर 8, इसका जो प्रश्न नंबर ये वाला हम बाद में बता देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के क्या ज्ञात करना है? के शून्यक। तो हल लिखिए, हल कैसे करेंगे? देखिए पहले आप जो द्विघात बहुपद है उसे लिख लीजिए। क्या है हमारा द्विघात बहुपद? x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। अब इसके मध्यपद को तोड़ लेंगे। इसका मध्यपद क्या टूटेगा? आप क्या कीजिए, इसका मध्यपद तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करना पड़ेगा। आपका प्रथम पद क्या है? 1 और अंतिम पद 8 है, तो 1 गुणित ऋण 8 बराबर क्या आ गया? ऋण 8। गुणा करने पे ऋण 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? ऋण 2। तो हम पहला पद लिख दिए x वर्ग, बताइए आप किस संख्या का? ऋण 4 का गुणा 2 से करेंगे तो ऋण 8 आ जाएगा, और ऋण 4 में 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ऋण 2 आ जाएगा। ये ऋण 2 आ गया, तो हमारे गुणनखंड क्या टूटेंगे? ऋण 4 धन 2। यहाँ पे लिख दी हमने ऋण 4x धन 2x ऋण 8। अब यहाँ से इसके बराबर आप शून्य ले लेंगे, शून्य ज्ञात करना है तो ये शून्य हो गया, बराबर शून्य। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे? x। क्या कॉमन लिया हमने? x। तो यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ से x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा? ऋण 4। फिर यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचा? x ऋण 2 का भाग 8 में कितने बार गया? 4 बार, बराबर शून्य। अब क्या कॉमन निकल जाएगा? x ऋण 4। x ऋण 4 आपका ही कॉमन हो गया, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा? x धन 2 बराबर शून्य। अब एक बार हम x ऋण 4 बराबर क्या ले लेंगे? शून्य। तो x बराबर क्या होगा? ऋण 4 का पक्षांतर रखिए तो धन 4, या फिर क्या ले लेंगे? x धन 2 बराबर शून्य।
तो x बराबर धन 2 का पक्षांतर की तो ऋण 2। तो इस प्रकार से आपके ये x के मान 4 और ऋण 2 आ गए, तो ये क्या हो गए, शून्यक हो गए। तो लास्ट में लिख देंगे अतः शून्यक क्या हो गए, 4 और ऋण 2 हैं। ये प्रश्न नंबर 8 हुआ। अब देखिए आपका हमने यहाँ पे एक प्रश्न था, कौन सा, प्रश्न नंबर 7 का अथवे का जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, यदि किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 4 की घात n को अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की घात n 2 की घात 2n है, इसी कारण यह गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4n गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक पर समाप्त होगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का कौन सा देख लेते हैं, हम अथवे का देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 का अथवा प्रश्न क्या है, ये देखिए इसका अथवा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल के अनुसार ऋण 3 और 4 दिया, ऋण 3 और 2 दिया है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम, इस प्रश्न को हल करके। प्रश्न नंबर 8 का अथवे का, तो क्या है, इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करने का है। चलिए आपके पास भी प्रश्न पत्र होगा, फिर भी उसमें देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या कहा है आपको, प्रश्न नंबर 8 का अथवे का है, अथवा वाला प्रश्न। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर ऋण 3 और गुणनफल क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है। तो हम पहले क्या ले लेते हैं, शून्यकों का योग लिए, तो अल्फा धन बीटा बराबर ऋण 3। अल्फा धन बीटा का सूत्र क्या होता है, ऋण b बटे a बराबर ऋण 3, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, तो b बटे a बराबर 3, तो 3 बटे क्या हो गया 1। इसी के बाद क्या ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 2, इसका सूत्र होता है c बटे a बराबर 2 बटे 1। अब यहाँ पे आपका a का मान क्या हो गया, a का मान 1, b का मान 3 और c का मान क्या हो गया, c का मान ये देखिए 2, ये a का मान देखो समान आ गया है, b का मान 3 और c का मान कितना हो गया 2। आपको a b c के मान मालूम हो गए। आपका द्विघात बहुपद क्या होता है, अतः बहुपद क्या है हमारा द्विघात बहुपद, हमारा द्विघात बहुपद होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर, तो a का मान कितना हो गया 1, 1x का वर्ग, b का मान कितना है 3x और c का मान कितना है 2। तो आपका द्विघात बहुपद क्या बन गया, x वर्ग धन 3x धन 2, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको हमने यहाँ पे प्रश्न 1 से प्रश्न 8 तक प्रश्नों को हल कराए हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम अन्य प्रश्नों को और हल करके बताएंगे क्योंकि इसमें समय अधिक लग रहा है। यदि आपको हमारे द्वारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल का नाम क्या है, आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुपों में बच्चों को शेयर जरूर कीजिए।